सुप्रभात बच्चों। आज हम राजनीति संस्कृति की विशेषताएं, जिनको कि हम एक तरीके से लक्षण भी कह सकते हैं, का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है, अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीति संस्कृति जो होती है वो सामान्य संस्कृति का एक अंग ही होता है और एक व्यक्ति या संपूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। अब कुछ सीमा तक तो ये एक समाज की ऐतिहासिक विरासत होती है और कुछ सीमा तक राजनीतिक दल जो होते हैं, दबाव समूह, अन्य अनेक राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होती है। तो अब हम इसी राजनीतिक संस्कृति की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समन्वयकारी स्वरूप, जिसको हम सामंजस्यकारी भी कह सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता होती है कि और होनी चाहिए कि वो नवीन और पुराने जीवन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित कर सके, अर्थात राजनीतिक संस्कृति जो है वो लोगों के पुराने जीवन मूल्य और नवीन जीवन मूल्य जो आए हैं उनमें अगर सामंजस्य स्थापित कर सकेगी तो ही वो संस्कृति आगे बढ़ सकेगी। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित, राजनीतिक संस्कृति के नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है तो कभी सत्ता की व्यवस्था का स्वरूप। नैतिक मूल्य अर्थात राजनीतिक संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों की नैतिक भावनाएं जो हैं उनका सम्मान करे, उनका आदर करे तथा उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली हो। हमारी अगली जो राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है वो है अमूर्त स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति का जो मूल आधार होता है व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्य और विश्वास। ये मूल्य और विश्वास सामान्य नैतिक धारणाओं के अंग होते हैं और इन्हें अन्य भौतिक तत्वों की भांति कोई मूर्त स्वरूप प्राप्त नहीं होता। इन्हें तो केवल समझा और अनुभव ही किया जा सकता है। तो राजनीतिक संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के मनोभावों को समझे। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है गतिशीलता। गतिशीलता या परिवर्तनशीलता, इसको हम एक सृष्टि का नियम भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी तत्व अगर उसमें गतिशीलता नहीं है, अगर वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है समय के अनुरूप, तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो राजनीतिक संस्कृति में भी गतिशीलता का होना आवश्यक है, अर्थात परिवर्तन सृष्टि का नियम है। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थितियाँ और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति भी व्यक्ति की आवश्यकता, उनके मन और मस्तिष्क के अनुरूप बदलती रहनी चाहिए। जैसे हम समझ सकते हैं कि 50 साल पहले की कोई व्यवस्था है तो उस 50 साल पहले की व्यवस्था को अब हम अपने जीवन में हूबहू लागू नहीं कर सकते, उसमें परिवर्तन करना ही होगा।
तो इसी तरह गतिशीलता भी राजनीतिक संस्कृति का एक नियम है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभाविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की है। ये सभी राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न आयामों को समझने में हमारी मदद करते हैं। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं, अभिजन संस्कृति व जनसाधारण की संस्कृति। आमंड के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया गया है। अब हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो व्यवस्था है वो है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। अर्थात आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुमूल्यों वाली राजनीतिक संस्कृति मिलती है, जिनमें जनसंख्या की एक बड़ी मात्रा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जनसाधारण के कल्याण की सुरक्षा आदि मूल्यों की किसी भी मात्रा के मिश्रण को प्राप्त करने में विश्वास करती है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं की संस्कृति इस सीमा तक सामंजस्यकारी है, अर्थात सभी को अपने में समाहित करने वाली है, नए मूल्यों को और सारी व्यवस्थाओं को इस तरह सामंजस्यकारी है कि उनमें राजनीतिक ध्येय और उनकी प्राप्ति आदि के साधनों के बारे में सामान्य सहमति बन जाती है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन देशों और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। अगली जो हमारी संस्कृति का प्रकार है वो है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियाँ और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर होती है। अर्थात महाद्वीप यूरोप के देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि में राजनीतिक संस्कृति सामंजस्यकारी होने की अपेक्षा खंडित है अर्थात उप संस्कृतियाँ बन जाती हैं उनकी, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों ने सांस्कृतिक विकास के भिन्न भिन्न नमूने स्थापित किए। एक तो ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई नवीन मूल्य आते हैं तो उसको उसमें समाहित कर दिया जाए, और ये जो यूरोपीय व्यवस्था है इसमें लोगों ने अपने अपने नए नए नमूने विकसित कर लिए। तो एक ही संस्कृति जो है वो काफ़ी उप शाखाओं में बढ़ गई है। इनकी राजनीतिक संस्कृति के बजाय ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन देशों में कई प्रकार की राजनीतिक उप संस्कृतियाँ जो कि इन लोगों ने अपने द्वारा विकसित की है, अलग अलग उप संस्कृतियाँ मिलती है। इन उप संस्कृतियों के कारण ही इन लोगों में समय समय पर टकराव होता है और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगली जो हमारी संस्कृति है वो है गैर पश्चिम तथा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। इसका ये मतलब हुआ कि अनेक पुराने उपनिवेश तथा अविकसित या विकासशील देश जैसे कि भारत, विकासशील देशों में परंपराओं और आधुनिकता या औद्योगिक विकास का विभिन्न मात्रा में मेल देखा जा सकता है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को मिश्रित कहा जा सकता है, और इनमें से जिन देशों के द्वारा लोकतंत्र को अपना लिया गया है वहाँ भी लोकतंत्र के लिए उपयुक्त संस्कृति का विकास होना अभी शेष है। भारत और एशिया अफ्रीका के जो तथाकथित प्रजातंत्रों को आमंड जो है इसी श्रेणी में रखता है। अगली हमारी जो संस्कृति है वो है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अधिनायकवादी सर्वाधिकारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहां विपक्ष और विरोध की संभावना ही नहीं होती।
एशिया और अफ्रीका के अनेक जो तानाशाही देश हैं, जैसे उत्तर कोरिया आदि साम्यवादी देश, वहाँ पर ऐसी ही संस्कृति देखने को मिलती है। सर्वाधिकारवादी राज्य ऐसे होते हैं जहाँ कोई ऐच्छिक संघ नहीं बनाए जा सकते, संचार के साधनों पर सरकारी अभिकरणों का पूर्ण नियंत्रण रहता है और शासन की संपूर्ण शक्ति ऐसे अधिकारी तंत्र में रहती है जिसे एक ही विचार वाला राजनीतिक दल नियंत्रित करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तरी कोरिया। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय होती है। भारत में 1990 के पूर्व और उसके पश्चात की राजनीतिक संस्कृति में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण के बीच संबंध। आमंड व वर्बा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन लाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों, मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह, राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचों में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता अवश्य बनी रहती है और साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबाव और तनावों को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति का महत्व। आमंड, वर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है, तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय में इसके महत्व को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके निम्न लाभ हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीतिक शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया है। चौथा, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं। अंत में उस उपागम से राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया है। आज जो हमारा राजनीतिक संस्कृति का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। तो अब हम अगला जो लेसन पढ़ेंगे वो होगा राजनीतिक सहभागिता। आपका आज का होमवर्क है, आपको ये लघुत्रात्मक प्रश्न करने हैं तीनों, और इसी के साथ एक निबंधात्मक प्रश्न भी आपको करना है।